नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान सभा के गठन के बारे में। ये हमारा 5वें नंबर का लेक्चर है। इससे पहले मैं आपको 4 लेक्चर करा चुका हूं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप जाओ और वहाँ से जाके उन लेक्चरों को जाके देखो। आज का हमारा लेक्चर होगा संविधान सभा का गठन। भारतीय संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि विश्व स्तर पर संविधान सभा का गठन की मांग किसने की। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लैंड देश था जिसने सबसे पहले मांग की थी, यानी जिस देश के दिमाग में विचार आया वो देश था इंग्लैंड। लेकिन अमेरिका और फ्रांस ने सबसे पहले संविधान सभा को अपनाया था विश्व स्तर पर। तो अभी इसी को देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम इंग्लैंड के समानतावादियों और सर हेनरी मैन ने किया। ठीक है, यानी ये देश था पहला इंग्लैंड जहाँ पर उसके दिमाग में विचार आया कि एक संविधान सभा होनी चाहिए। लेकिन व्यवहारिक रूप से सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस ने इसको अपनाया था। ठीक है भाई, अगर वर्ल्ड लेवल पे पूछेगा आपसे कि सबसे पहले संविधान सभा को किसने अपनाया तो आंसर होगा अमेरिका और फ्रांस। अगर पूछेगा कि सबसे पहले किसके दिमाग में आया कि एक संविधान सभा होनी चाहिए तो आपका आंसर होगा इंग्लैंड। अब हम बात करेंगे भारतीय स्तर पर संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा की मांग, सबसे पहला है कि भारत के स्तर पर संविधान सभा की मांग कैसे कैसे हुई। सबसे पहले नाम आता है तिलक का, बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने क्या है 1895 में एक प्रस्ताव रखा था जिसका नाम था स्वराज प्रस्ताव या स्वराज विधेयक। आप देखोगे ना, स्वराज में खुद ही लिखा हुआ है स्वराज, यानी स्वयं का राज हमें चाहिए। ये विधेयक कब आया था 1895 में। कौन लेके आया था? बाल गंगाधर तिलक। इसी प्रस्ताव में सबसे पहले संविधान सभा के दर्शन की झलक दिखती है। जो संविधान सभा की फिलॉसफी दिखेगी आपको, वो सबसे पहले स्वराज का जो विधेयक था जो 1895 में पारित हुआ था, उन्होंने ही सबसे पहले अपने विधेयक में संविधान सभा के दर्शन को दिखाया। अब थोड़ा इसको रीड करते हैं भाई। भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम तिलक के निर्देशन में तैयार 1895 के स्वराज विधेयक में होता है। ठीक है, तो सबसे पहला आदमी कौन है? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन जब आपका चोरा चोरी कांड होता है 1922 के आसपास, उसी के दौरान गांधी जी भी एक स्टेटमेंट देते हैं। गांधी जी कहते हैं कि एक संविधान सभा होगी या एक संविधान होगा जो संविधान भारत की इच्छा अनुसार ही होगा, यानी संविधान बनाने वाले लोग जो होंगे वो भारत के लोग ही होंगे। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या बोला था? वर्ष 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। ये कब की बात है? 1922 की। लेकिन इसके 2 साल बाद मोतीलाल नेहरू, जब 1923 में इन्होंने अपनी स्वराज पार्टी बनाई थी, उसके 1 साल बाद इन्होंने बोला था कि वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग को प्रस्तुत किया था। यानी मोतीलाल नेहरू ने जी बोला था 1924 में कि एक संविधान सभा होनी चाहिए। सबसे पहले इन्होंने फिर जो है ब्रिटिश सरकार के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा था। अब मोतीलाल नेहरू की ही पार्टी है जो स्वराज पार्टी होगी। स्वराज पार्टी ने ही सबसे पहले औपचारिक मांग की थी। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की, तो आंसर होगा आपका स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी थी किसकी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास की। वर्ष 1934 की बात है।
स्वराज पार्टी ने क्या की था, औपचारिक मांग की थी संविधान सभा के लिए। तो पार्टी आएगी तो आंसर लगाना है आपको स्वराज पार्टी। अगर व्यक्ति पूछेगा कि किस व्यक्ति ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की या उसके गठन के बारे में विचार आया, तो वो उस आदमी का नाम है M.N. राव। 1934 की बात है। 1934 में M.N. राव ने विचार दिया, किसके लिए, संविधान सभा के लिए। और इसमें क्या कहा गया कि औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात या विचार इसने की थी। किसने, M.N. राव ने। कब की थी, 1934 में। अब बहरहाल आपको पता है कि 1934 में ही स्वराज पार्टी ने जो है एक औपचारिक मांग रख दी थी संविधान सभा के लिए। जब स्वराज पार्टी ने 1934 में ये मांग रखी तो कांग्रेस भी पीछे रहने वाली नहीं थी। इसके एक साल बाद ही कांग्रेस ने भी 1935 में संविधान सभा के गठन की मांग कर दी, क्योंकि उस स्तर पर कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी। तो अब कांग्रेस पार्टी भी पीछे रहने वाली नहीं थी। जो भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए इनके बाद, जैसे 1937 का फैजपुर अधिवेशन, 1939 का कांग्रेस का अधिवेशन, इन अधिवेशनों में भी कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। इसके बाद एक 1940 में एक प्रस्ताव पारित होता है, अगस्त प्रस्ताव। वायसराय थे लीन लिथिंगो। जब 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया तो अगस्त प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा की क्या क्या बात हुई, तो सबसे पहले संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब ब्रिटेन ने यह सोचा कि चलो कम से कम एक संविधान सभा भारत के लोगों को दे दी जाए। लेकिन जैसे ही संविधान सभा उन्होंने देने की बात की तो अपने यहाँ पर दो मुद्दे ला दिए। पहला ये था कि जहां आपको पता है कि मुस्लिम लीग ये चाह रही थी उस समय कि पाकिस्तान का विभाजन होना चाहिए, लेकिन इस अगस्त प्रस्ताव में पाकिस्तान के विभाजन जैसी कोई भी बात नहीं थी। दूसरा, अगस्त प्रस्ताव के आधार पर जब संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया तो दूसरा मुद्दा ब्रिटिश सरकार ने यह दिया, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के लोगों को भी शामिल किया जाए। लेकिन महात्मा गांधी जी दोबारा से वो गलती नहीं करना चाहते थे जो वो पहले ऑलरेडी प्रथम विश्व युद्ध में कर चुके थे। तो कांग्रेस ने भी जो है दूसरी मांग को ठुकरा दिया, क्योंकि ये मांग अप्रत्यक्ष रूप से थी। भारतवासियों को अब लग गया था कि जो ब्रिटिश सरकार है वो कहीं ना कहीं भारत के लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना चाहती है। तो ये प्रस्ताव क्या भाई, ये प्रस्ताव आपका अस्वीकृत हो गया, अनएक्सेप्टेड हो गया। ये प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव जो है भारत में अस्वीकृत हो गया। अब अगस्त प्रस्ताव के बाद एक प्रस्ताव आता है जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। 1942 में अब एक आया था क्रिप्स मिशन। ये क्रिप्स मिशन अगस्त प्रस्ताव का ही एक मॉडिफाई पार्ट था, यानी था तो वही, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज करके इसको दोबारा से लेकर आए थे। अब इस क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो स्टीफोर्ड क्रिप्स। आया कब था भाई, ये 1942 में आया था। अब जब ये आया तो इसका उद्देश्य क्या था संविधान सभा के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि अगस्त प्रस्ताव में ये बोला गया था कि ठीक है एक संविधान सभा दे दी जाएगी भारतीयों के लिए। लेकिन अब क्रिप्स मिशन में क्या बोला गया कि एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा। ठीक है, यानी संविधान सभा के बारे में आश्वासन तो हमें 1940 में ही मिल गया था, लेकिन इसके 2 साल बाद एक शब्द और जोड़ दिया कि जो हमारी संविधान सभा होगी वो निर्वाचित होगी। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा बहुत डीपली। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि संविधान सभा के गठन की बात किस प्रस्ताव में स्वीकार की, तो आंसर होगा आपका अगस्त प्रस्ताव। अगर क्वेश्चन आएगा कि किस प्रस्ताव में बोला गया कि एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, तो आंसर होगा क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव, क्योंकि क्रिप्स प्रस्ताव में ये बोला गया था स्पेशली कि संविधान सभा तो दी जाएगी लेकिन वो संविधान सभा निर्वाचित होगी, यानी इलेक्टेड होगी वो संविधान सभा। ठीक है भाई। अब लेकिन ये क्रिप्स मिशन भी एक तरीके से भाई आपका अस्वीकृत हो गया। अस्वीकृत क्यों हो गया, क्योंकि
ये सीधा सीधा चाहता था कि भारत के लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया जाए। ठीक है। अब महात्मा गांधी ऑलरेडी पहले सजग थे, तो महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में एक कथन बोला था। कथन क्या है? महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक बोला था। अर्थात महात्मा गांधी कहते थे कि हमें आप एक ऐसा चेक दे रहे हो जिसका बैंक ही दिवालिया हो चुका है। ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछता है भाई। इसके 4 साल बाद एक प्रस्ताव और आता है जिसका नाम है कैबिनेट मिशन या कैबिनेट प्रस्ताव। ये कब आया था भाई? ये आया था 1946 में। ठीक है। इसमें कौन कौन से सदस्य थे भाई? इसमें 3 मेंबर थे। नंबर 1 पेंथिक लॉरेंस, ये इसका अध्यक्ष था। सेकंड है स्टीफोर्ड क्रिप्स, ये वही क्रिप्स है जो 1942 में आया था, क्योंकि इसको भारत की राजनीति के बारे में भली भांति समझ थी, इसलिए इसको दोबारा भेजा था। तीसरा है AB अलेक्जेंडर। ये 3 लोग थे जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अब कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के बारे में क्या बोला? पहला है संविधान सभा को व्यवहारिक रूप प्रदान कर दिया गया इस प्रस्ताव में कि ठीक है, अब संविधान सभा आपके व्यवहार में आ जाएगी, आप अपना संविधान बनाओ। इसी प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव के आधार पर किया गया, तो भाई आंसर है आपका कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा को कब सौंपा गया, यानी किस मिशन के आधार पर सौंप दिया गया कि ठीक है भारत में एक संविधान सभा होगी, तो आंसर है अगस्त प्रस्ताव। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस अधिवेशन में या किस प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत के लिए एक निर्वाचित विधानसभा होगी या संविधान सभा होगी, तो आंसर है आपका 1942 का क्रिप्स मिशन। ठीक है। अब जो कैबिनेट मिशन 1946 में ही आया था, अब इसके क्या क्या उद्देश्य थे? इसके भाई 2 उद्देश्य थे। सबसे पहला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा का तो निर्माण करेगी। जो कैबिनेट मिशन है वो संविधान सभा का निर्माण करेगी। दूसरा अंतरिम सरकार का गठन भी करेगी। ठीक है। अब अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का अर्थ क्या होता है? आपको पता है कि भारत के लोगों ने बोल दिया था जब कैबिनेट मिशन आया था और ये कहा था कि हम अपनी संविधान सभा खुद बनाएंगे, यानी संविधान सभा हमारे देश के लोगों द्वारा ही बनाई जाएगी। हमें हमारी संविधान सभा में विदेशी लोगों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं चाहिए। तो अब हमारे पास कम से कम एक कानून तो होना चाहिए जिस कानून को पूरा भारत फॉलो करेगा। ठीक है। तो इसके लिए भारत ने एक सरकार अपनाई जिसका नाम था अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट। इसका अर्थ होता है कि भारत में अभी कोई सरकार तो है नहीं, क्योंकि ब्रिटेन का गुलाम है भारत अभी, लेकिन भारत ने अपनी एक अस्थायी यानी टेम्परेरी गवर्नमेंट चुन ली जिसको हमने नाम दिया था अंतरिम सरकार। तो अंतरिम सरकार का अर्थ क्या होता है? आपको बेसिस से कोई पूछे तो अंतरिम सरकार का अर्थ होता है एक टेम्परेरी गवर्नमेंट, यानी एक अस्थायी सरकार। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला टॉपिक है भाई आपका कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का चुनाव कैसे कैसे हुआ। आपको पता है कि संविधान सभा जो हमने चुनी है उसका आधार क्या है? उसका आधार है कैबिनेट मिशन 1946 वाला, जिसमें 3 मेंबर थे। ठीक है। अब इसी के आधार पर संविधान सभा का चुनाव होगा। अब आगे प्रश्न ये बनता है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, यानी इनका चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष का अर्थ है कि जहां हम वोटिंग करेंगे, और अप्रत्यक्ष का अर्थ है कि जो सदस्य हमारे द्वारा चुने जाएंगे वो सदस्य ही वोटिंग करेंगे। आई बात समझ में? जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यानी प्रत्यक्ष चुनाव में हम खुद वोट करके आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, नहीं लोकसभा का चुनाव होता है। और अप्रत्यक्ष में हम जिनको चुनते हैं हमारी तरफ से वो वोट करते हैं। जैसे भारत में आपको पता है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली ही है। अब बात करते हैं संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। यानी पहला क्वेश्चन ये उठता है कि जो संविधान सभा में चुनाव हुआ था
वो भाई प्रत्यक्ष तो हुआ नहीं था, वो हुआ था अप्रत्यक्ष। ठीक है। और जो सदस्य उसमें चुने गए थे, उन सदस्यों का चुनाव, यानी जो सदस्य चुने गए थे संविधान सभा में, उनको वोटिंग किसने की थी? तो उसमें की थी जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे। थोड़ा मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो ये हम है, ये है हम, ये है प्रांतीय विधानसभा। ठीक है भाई। इसको हम भाई यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। यानी मैं आपको बता रहा हूं कि जो चुनाव होना था वो 389 सीटों पर होना था, 389 सीटों पर। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या इस 389 सदस्यों पर चुनाव होना था, क्या इनके लिए वोटिंग हम करते? दूसरा क्वेश्चन ये है, ये जो सीटें निर्धारित की गई है इनका आधार क्या है? तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या जो चुनाव आज हम 18 साल की उम्र में करते हैं, जिसे सार्वभौमिक वयस्क का अधिकार बोलते हैं, उसके आधार पर हुआ था? ठीक है। तो इनका मैं आपको आंसर दे दूं भाई कि ये जो 389 सीटों पर चुनाव हुए थे, इनके लिए हमने वोटिंग नहीं की थी। तो यानी चुनाव क्या था? अप्रत्यक्ष था। दूसरा, चुनाव में जो है वो सार्वभौमिकता बिल्कुल भी नहीं थी। 18 साल के उम्र में जैसे चुनाव हम करते हैं, तो ऐसी कोई भी सार्वभौमिकता इसमें नहीं दिखाई दी। अब हम आपको स्टार्ट करते हैं भाई कि क्या इसमें था। जैसे मान लो ये जो 389 सदस्य है ना, इनके लिए वोटिंग पहली बात तो हमने नहीं की थी। जब हमने नहीं की थी तो किसने की थी? जैसे जैसे मान लो हम है, ठीक है, हम है, हमने वोट किया था जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे। प्रांत माने जैसे आज राज्य बोलते हैं, राज्य। विधानसभा मतलब जैसे आज एमएलए होते हैं, तो ये उस समय के एमएलए थे जो प्रांतों में थे। इन एमएलए ने इन संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। जो हमारे द्वारा चुने गए एमएलए थे, ये इन्होंने इस संविधान सभा के 389 मेंबरों को भाई चुना था। तो अब चुनाव कैसा हो भाई? दूसरे प्रश्न का जो आंसर था, तो चुनाव था भाई आपका अप्रत्यक्ष, क्योंकि हम लोगों ने भाई चुनाव में वोटिंग नहीं की थी, बल्कि किसने की थी? जो हमारे द्वारा चुने गए लोग थे। अब एक प्रश्न और उठता है कि जो हम थे, हम क्या भारत की उस समय की सभी जनताओं ने वोटिंग की थी? तो भाई नहीं, ओनली 10% लोग, केवल 10% लोगों ने ही उस समय वोट किया था भाई। 10% कौन थे? ये हम लोग थे। जैसे भारत में उस समय जो जनसंख्या थी वो थी 38-39 करोड़। अब 38-39 करोड़ के 10% लोगों ने ही इन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को चुना था। क्यों? क्योंकि ये वे लोग थे जो धनी वर्ग से थे और उच्च जाति के लोग थे और जिनका उस समय बहुत ही ज़्यादा वर्चस्व था। तो यानी ये पूरे भारत के द्वारा लोग नहीं चुने गए थे जो प्रांतीय विधानसभा के थे, बल्कि केवल 10% लोगों के द्वारा ही ये चुने गए थे। अब हम इसको सारी समरी को देख लेते हैं भाई, कैसे कैसे लोग आए, कहाँ कहाँ से आए, कैसे कैसे वोटिंग हुई। ठीक है भाई। सबसे पहले कैबिनेट मिशन के आधार पर आपको चुनाव हुआ थे, मैं आपको ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है। दूसरा मैं आपको बता चुका हूँ कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसा होता भाई? अप्रत्यक्ष रूप से। पहली बात तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। यानी यह चुनाव था अप्रत्यक्ष था और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना गया था। आपको बातें समझ आ रही होगी, आई होप। यानी हमने चुनाव के बारे में क्या सीखा कि चुनाव पहली बात तो अप्रत्यक्ष था। दूसरा क्या सीखा कि जो संविधान सभा के सदस्य थे उनके लिए वोटिंग किसने की थी? जो प्रांत के विधानसभा के सदस्य थे। यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब संविधान सभा का चुनाव तो हो रहा है, कितनी सीटों पर हो रहा है भाई? तो सीटें हैं 389 है, 389 सीटों पर चुनाव हो रहा है भाई। अब ये 389 सीटें ही क्यों? क्योंकि इन सीटों का आधार है जनसंख्या। उस समय की जनसंख्या जो है वो 38 से 39 करोड़ थी और हमने बोला था
कि 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो 10 लाख पर अगर आप एक प्रतिनिधि चुनोगे तो उस समय की आप जनसंख्या को निकाल पाओगे कि उस समय की जनसंख्या 38 से 39 करोड़ थी। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में, या छोटे एग्जाम में या बड़े एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि हमने सीटें निर्धारित की 389। अब इन सीटों में लोग कहाँ कहाँ से आएंगे? तो सबसे पहला है कि 292 लोग आएंगे सीधा ब्रिटिश प्रांत से। तो और ब्रिटिश प्रांत के उस समय कितने प्रांत थे? तो 11 प्रांत थे ब्रिटिश के लिए। अब ब्रिटिश प्रांत का अर्थ क्या है? ब्रिटिश प्रांत का अर्थ है जहां पर सीधे ब्रिटिश लोगों का शासन होता था। तो ऐसे उस समय 11 प्रांत थे आपके। और कितनी सीटों पर? 292 सीटों पर वो लोग आएंगे। 292, 389 में से 292 तो ब्रिटिश प्रांत से। 4 कहाँ से आएंगे? 4 आएंगे आपके चीफ कमिश्नरी से थे। और कहाँ कहाँ? दिल्ली के चीफ कमिश्नरी, अजमेर मारवाड़ की चीफ कमिश्नरी, कुर्ग की चीफ कमिश्नरी और ब्रिटिश बलूचिस्तान की चीफ कमिश्नरी। यानी चीफ कमिश्नरी आप आज ऐसे लगा लो जैसे आज के हमारे यहाँ पे 8 संघ शासित प्रदेश हैं और ये 11 जो आज हमारे राज्य हैं। तो 292 सीट यह हो गई, 4 सीट यह हो गई, 296 हो गई। और 93 सीट जो है भाई आपका देसी रियासतों से आएगी भाई, यानी जहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन होता था। ठीक है, तो आप जोड़ोगे 292, 4, 296 और 93, ये होगी टोटल आपकी 389, यानी 389 पे चुनाव होना था। अब आगे बढ़ते हैं। जो आपके 11 प्रांत थे और जो आपके 4 चीफ कमिश्नर थी, इन पे चुनाव होना था अप्रत्यक्ष निर्वाचन तरीके से, यानी इनका होना था इलेक्शन, यानी निर्वाचन होना था इनका। और निर्वाचन आपको पता है कि अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था, यानी ये वहाँ के एमएलए थे। 296 जो थे ये उस समय के एमएलए थे। और जो 93 जो देसी रियासतों के लिए चुनाव होना था, उनका आधार था नामांकन या मनोनीत। ये जो राजा महाराजाओं द्वारा जो वोटिंग की गई थी, ये इलेक्शन का परिणाम नहीं थी, ये जो है निर्वाचन का परिणाम नहीं थी, बल्कि कैसा निर्वाचन था? मनोनीत हुआ था भाई ये। ठीक है, तो इससे एक निष्कर्ष आप निकलते हुए देखोगे कि ये 292 और 4 296 लोगों ने तो किया था भाई निर्वाचन। ठीक है, और 93 जो देसी रियासत के राजा थे, इन्होंने क्या है? इन्होंने नामांकन किया था उन लोगों का। तो मैं एक निष्कर्ष निकाल सकता हूं यहां से कि जो हमारी संविधान सभा थी वो निर्वाचित भी थी और मनोनीत भी थी। ये क्वेश्चन भाई जब पेपर में पूछा जाता है तो बच्चों ये क्वेश्चन गलत होने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चों का कंसेप्ट तो क्लियर होता नहीं है और रटने की कोशिश करता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि हमारी संविधान सभा मनोनीत और निर्वाचित क्यों थी, तो आप बताओगे कि मनोनीत जो सदस्य थे वो 93 थे जो देसी रियासतों के थे, और निर्वाचित जो 296 लोग थे वो निर्वाचित थे। तो हमारे वहाँ पे जो संविधान सभा बनी थी, तो वहाँ पे आप कैसा लक्षण देखोगे कि निर्वाचित भी है और मनोनीत भी है, दोनों है भाई। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष ये निकलता है कि हमारी संविधान सभा ना तो पूर्णतः निर्वाचित और न ही पूर्णतः मनोनीत थी, यानी ना तो इसका पूरी तरीके से निर्वाचन हुआ और ना ही इसका पूरी तरीके से मनोनयन हुआ। तीसरा, हमारी संविधान सभा आंशिक निर्वाचित तथा आंशिक मनोनीत थी। इसका अर्थ क्या है कि कुछ हिस्सा इसका जो है निर्वाचित हुआ था और कुछ हिस्सा इसका मनोनीत हुआ था। देखो ये क्वेश्चन है जो कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछता है, और यहाँ से क्वेश्चन गलत होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अगला भाई, और इसका दूसरा निष्कर्ष क्या निकलता है? दूसरा निष्कर्ष क्या निकलता है कि हमारी संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यानी ऐसा बॉन्डिंग नहीं थी कि जो 18 साल की उम्र का बच्चा हो वही वोट करेगा। ठीक है, दूसरा, हमारी संविधान सभा अप्रत्यक्ष चुनाव का परिणाम थी, यानी आपको बता चुका हूं कि वोटिंग प्रत्यक्ष नहीं हुई थी भाई, तो कैसी हुई थी? अप्रत्यक्ष हुई थी। तीसरा,
एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली के आधार पर चुनाव हुआ था। यानी 4 लोग खड़े होते थे, A, B, C, D, वोटिंग सभी को करनी होती थी और इसी के आधार पर चुनाव हुआ था, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। देखो ये टॉपिक राष्ट्रपति के उसमें आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे भाई, ठीक है भाई। अब जो चुनाव हुआ था आपको बताया था कि 292 ब्रिटिश ब्रांच से, चीफ कमिश्नरी 4 और 93 देसी रियासत। अब 389 सीट निर्धारित कर दी। अब इन 389 सीटों पर चुनाव मात्र 292 प्लस 4 296 सीटों पर ही हुआ भाई। क्यों? क्योंकि देसी रियासतों ने भाई इसमें भाग ही नहीं लिया। आई बात समझे? जब पहली बार जो सीटें 389 निर्धारित की गई थी उसमें 93 सीटों पर देसी रियासतों ने भाग ही नहीं लिया, तो 389 में से 93 जाएंगी तो 296 आपकी सीटें बचेंगी। तो चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था? 296 सीटों पर। अब क्या परिणाम निकला था चुनाव का? कांग्रेस को कितनी सीट मिली? 208। यहाँ से बहुत माइनर क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। मुस्लिम लीग को कितनी सीट मिली? 73। यहीं से मुस्लिम लीग अपना मुंह मोड़ लेगी, क्योंकि मुस्लिम लीग को इतना बुरा हार का सामना करना पड़ा, 73 सीटें से संतुष्ट होना पड़ा। और अन्य 15 सीटें मिली। एक पेपर में पूछा गया था किसी में कि निर्दलीय कितने लोग थे, तो निर्दलीय थे भाई आपके 8 और छोटी पार्टी वाले थे आपके 7। तो 7 और 8 15, 73 और 208, टोटल बैठेगी 296। ठीक है जी। जो आपको बता चुका हूँ वो 296 इसलिए क्योंकि देसी रियासतों ने भाग ही नहीं लिया चुनाव में, इसलिए 389 में से जो 93 सीट देसी रियासतों की चली जाएंगी तो 296 पर चुनाव होगा। ठीक है। 93 देसी रियासत की जो सीट थी उन्होंने वहाँ पे भाग ही नहीं लिया। और ये चुनाव हुआ कब था? ये चुनाव हुआ था भाई जुलाई अगस्त 1946 में भाई। आई होप आपको समझ में आ रही होगी भाई इस चीज़ें। अब यहाँ से क्वेश्चन रटे रटाए पूछे जाते हैं भाई। संविधान सभा की बैठकें भाई आपको पता है कि 208 सीटें जो है कांग्रेस ले गई, तो बहुमत में है कांग्रेस, तो वही अपना सब कुछ करेगी। पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक क्वेश्चन कई बार पूछता है। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। दिल्ली में एक पुस्तकालय था, काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। कहाँ हुई थी भाई? दिल्ली में, काउंसिल चैम्बर में। अब इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? तो इसके अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि उस समय अध्यक्ष की कोई प्रणाली थी नहीं, लेकिन गांव देहात के लोग ज़्यादातर वहाँ पे थे। तो सभी लोगों ने ये बोला कि जो इस संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग आदमी है उन्हीं को हम संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लेंगे, जैसे गांव में चुनते हैं। तो वरिष्ठता के आधार पर, एज के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और ये अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? फ्रांस की परंपरा से भाई। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जो संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष चुने गए थे अस्थायी, उसकी परंपरा कहाँ से ली गई है? तो फ्रांस से ली गई। ठीक है। पहली बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया? तो भाग लिया था भाई 211 लोगों ने। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। किसी किसी किताब में 208 भी है, किसी में 209 है, लेकिन लक्ष्मीकांत में आपका 211 का ही प्रमाण है, तो 211 सभी मानते भाई। 211 सदस्यों ने भाग लिया। ठीक है। देसी रियासतों के सदस्य शामिल ही नहीं हुए भाई। आपको पता है कि देसी 208 पे तो कांग्रेस ही जीत गई, 208 सीटों पे। देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया, जो उनकी 93 सीटें थी। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया, क्योंकि बेचारी ऑलरेडी पहले ही इतनी कम सीटें मिली थी। और 208 में से 3 सीटें या तो छोटी पार्टी की होंगी या आपके जो निर्दलीय आए होंगे उनकी जुड़ गई होंगी, तो इसलिए 211 सीटों ने इस पर भाग लिया। अब जब इसमें ना तो देसी रियासतों ने भाग लिया, ना ही मुस्लिम लीग ने भाग लिया,
और कुछ छोटी पार्टियों में जो सीटें बची थी ना उन्होंने भाग लिया। तो इस पर चर्चिल ने एक स्टेटमेंट बोला कि एक ऐसा विवाह हो रहा है जिसकी दुल्हनी गायब है, यानी ऐसा विवाह हो रहा है जिसकी दुल्हनी गायब है, अर्थात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही संविधान सभा का प्रतिनिधित्व कर रही है, ऐसा उनका कहना था। और दुल्हन गायब का अर्थ क्या है, ना तो मुस्लिम लीग की वहाँ पे सीटें हैं और ना ही देसी रियासतों की सीटें हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन किसी पेपर में पूछा गया है कि फ्रैंक एंथनी नाम के एक व्यक्ति थे, फ्रैंक एंथनी को अस्थायी उपाध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा में। भाई संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन उपाध्यक्ष कौन थे, तो उपाध्यक्ष थे फ्रैंक एंथनी। ठीक है भाई, पहली बैठक से इतने क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी भाई, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होगा आपका राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और संविधान सभा के अध्यक्ष पहले तो तब भी सच्चिदानंद सिन्हा। ये शब्द लगा दिया है स्थायी अध्यक्ष, स्थायी परमानेंट। बेनेगल नरसिंह राव, जिसे हम बोलते हैं BN राव, को संवैधानिक सलाहकार भी इसी दिन चुना गया जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। तीसरा क्वेश्चन, HC मुखर्जी तथा TT कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया। किसका, संविधान सभा का। संविधान सभा का अध्यक्ष तो आपके राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन SC मुखर्जी और TT कृष्णामाचारी ये आपके उपाध्यक्ष चुन लिए गए थे। जैसे 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना था और फ्रैंक एंथनी को उपाध्यक्ष चुन लिया था अस्थायी। ठीक है भाई, दूसरी बैठक से एक ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब एक बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। ये वही दिन है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखेंगे और जिसको 22 जनवरी 1947 को अपना लिया जाएगा। ये भाई एक BPSC में क्वेश्चन पूछा गया था, सॉरी MPPSC में। ये संविधान सभा की 5वीं बैठक थी। कई गंदी किताब में लिखा हुआ है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। पहली बात तो जो किताबों में लिखा गया कि वो संविधान सभा का कोई भी क्रम नहीं है, सीक्वेंस नहीं है भाई। आपको बस दिमाग में रखना है कि संविधान सभा की जो 5वीं बैठक है इसकी डेट क्या है, 13 दिसंबर 1946। ठीक है भाई, इस दिन क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने इसी दिन उद्देश्य प्रस्ताव रखा जिसे 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया। आगे बात करते हैं। अब आपको पता है 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिल गई और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। उससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को हमने अलग कर दिया। अब जब पाकिस्तान को अलग कर दिया, जो सीटें 389 निर्धारित की गई थी, क्या उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा भाई? कुछ तो सीटें पाकिस्तान में जाएंगे नहीं जाएंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि संविधान सभा पर स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का क्या प्रभाव पड़ा। पहला प्रभाव यह है कि संविधान सभा संप्रभु बन गई। यानी संप्रभु का अर्थ है कि हम अपने देश में आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में सक्षम हैं। ठीक है, अब संप्रभु बन गई तो इसमें क्या हुआ कि जो भी पुरानी विधि थी या कानून थे, या तो उनको समाप्त कर दिया गया या उनमें कुछ संशोधन किया गया। दूसरा, अपने तरीके से संविधान का निर्माण किया गया। ये जब हमारा देश आज़ाद हो गया, उस पर संविधान सभा पर स्वतंत्रता अधिनियम का क्या प्रभाव पड़ा वो पढ़ रहे हैं हम। दूसरा, संविधान सभा संसद यानी विधायिका बन गई। क्वेश्चन पूछता है कि भारत की पहली संसद कौन थी, तो आंसर है भाई आपका संविधान सभा। अभी संविधान सभा के कार्य क्या थे? पहला इसका कार्य था भाई संविधान बनाना। संविधान कौन बना रही थी? संविधान सभा। जब संविधान सभा को जब एक कार्य सौंपा जाता था संविधान बनाने के लिए,
जब भी इसकी संविधान बनाने की मीटिंग चालू होती थी तब इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसके लिए? जब संविधान सभा संविधान बनाने के लिए कार्य करती थी। और दूसरा, जब संविधान सभा विधायिका थी यानी विधि बनाने का काम करती थी, कानून बनाने का काम करती थी, तब इसकी अध्यक्षता करते थे जी.वी. मावलंकर, गणेश कुमार वासुदेव मावलंकर। ठीक है जी। अब सीटों में क्या परिवर्तन हुआ? क्योंकि पाकिस्तान का हो गया था आपका विभाजन। जो 389 सीट थी, अब इस सीटें रह गई 299। ठीक है जी। अब 299 में 229 ब्रिटिश भारत से, 70 जो है देसी रियासतों से। ये आपको इंटरलिंक कर लेनी है। जो आपका पहला खाका मैंने बताया था 389 में 292 ब्रिटिश प्रांत, 4 चीफ कमिश्नरी, 93 देसी रियासतें। लेकिन अब 229 ब्रिटिश प्रांत से, 70 देसी रियासत से। सीटें कितनी रहेगी थी अब जो है 299। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है संविधान सभा में कितने अधिवेशन हुए थे भाई आपके? संविधान सभा में कितने अधिवेशन हुए थे? 26 नवंबर 1949, जब तक हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, जब अंगीकृत किया था, तब तक संविधान की 11 बैठक हो चुके थे, 11 अधिवेशन हो चुके थे। लेकिन जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, तो इसमें कितनी बैठकें हो चुकी थी? 12 अधिवेशन। अगर ऑप्शन में देता है 11 तो आपको टिक करने हैं 11, ऑप्शन में देता है 12 तो आपको टिक करना 12, अगर दोनों आते हैं तो आपको टिक करना है 12। क्योंकि संविधान सभा की टोटल जो बैठक हुई थी वो 12 हुई थी। लेकिन संविधान सभा की बैठक जो 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, तब इसकी 11वें नंबर की बैठक थी भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। अब जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए थे वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला, कि यह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था इसी दिन। तीसरा, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था इसी दिन 24 जनवरी को ही। अगला, अंतिम बैठक में 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कितने लोगों ने? 284 लोगों ने। अभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा भी गया था भाई। ठीक है। आप बताओगे राष्ट्र जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, ध्वज को कब अपनाया गया था? कमेंट में आके बताओ भाई आप। भीमराव अंबेडकर के चुनाव से लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई कि भीमराव अंबेडकर का चुनाव कहाँ कहाँ से हुआ था। सबसे पहले जो भीमराव अंबेडकर जी का चुनाव हुआ था बम्बई प्रांत से, तो भाई ये चुनाव हार गए थे। ठीक है। दोबारा जब इनका चुनाव बंगाल प्रांत से हुआ था तो ये चुनाव जीत गए थे। लेकिन ये बंगाल प्रांत जो ना उस समय बाद में पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। जब पूर्वी पाकिस्तान में चला गया तो वो सीट पाकिस्तान को देनी पड़ी थी भाई। विभाजन के बाद वो पाकिस्तान को देनी पड़ी थी। लेकिन फिर पुनः उपचुनाव कराए गए, यानी जो सीट थी उस सीट को छोड़ दिया था M.R. जयकर साहब ने। और M.R. जयकर साहब ने सीट छोड़ी थी अपनी किन के लिए? अंबेडकर साहब के लिए। M.R. जयकर जी की सीट पर चुनाव हुआ था तो वो सीट थी पूना की सीट। तो पूना की सीट पर जब पुनः उपचुनाव हुआ तो तब जाके भीमराव अंबेडकर साहब जी वहाँ से चुनाव जीते। तो पुनः बम्बई सीट प्रांत से चुनाव लड़े, पूना सीट से उपचुनाव में ये जीत गए थे अंबेडकर जी। संविधान सभा के लिए अन्य तथ्य क्या है? क्योंकि संविधान सभा पर बहुत सारी आरोप लगाए जाते हैं कि ये एक ही वर्ग का निकाय करती है। जहाँ पे कांग्रेस है ये एक ही जाति का प्रतिनिधित्व करती है। तो भाई ऐसा कहना गलत है, क्योंकि संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या थी वो थी आपकी 15। इसमें महिलाएं भी देखने को मिलेंगी आपकी। इसमें एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लोग कितने थे भाई? ST के 33। SC के लोग कितने थे भाई? तो भाई 26।
तो ये कहना निराधार होगा कि ये एक ही जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। तो भाई आप सभी को देख रहे हो, भाई मुस्लिम को देख रहे हो, हिंदुओं को देख रहे हो, सब है इसमें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में इसमें और आरोप लगाया जाता है संविधान सभा पर कि संविधान सभा जो ना एक दलीय निकाय थी। तो भाई इसका आरोप की पुष्टि करते हैं कि ये एक दलीय नहीं थी, बल्कि क्या थी, ये बहुदलीय थी भाई। इसमें बहुत सारे दल थे। इसमें क्या है, इसमें एंग्लो इंडियन भी थे भाई, तो उनका नाम क्या है भाई, फ्रैंक एंथनी। इसमें पारसी समुदाय के लोग भी थे, जिसका नाम क्या है, H.P.H. मोदी, ठीक है। तो इसमें एंग्लो इंडियन भी थे, पारसी समुदाय भी थे, SC के लोग भी थे, ST के लोग भी थे, महिलाएं भी थी, यानी सब लोग थे इसमें। जी ऑस्टिन एक आलोचना करते हैं भाई संविधान सभा की। ये कहते हैं, इन्होंने एक किताब लिखी थी अपनी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें इन्होंने एक आलोचना की है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। देखो इनकी आलोचना को हम सर्वोपरि रखते हैं, लेकिन अगर आपको मेंस में लिखना है, क्या है, UPSC या PCS में लिखने के लिए आएगा, तो वहाँ पर आपकी इनकी आलोचना का खंडन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, ठीक है। संप्रदाय के आधार पर विभाजन कैसा हुआ था, इसमें आप देखोगे सामान्य वर्ग जो थे वो 213 लोग थे सामान्य वर्ग से। मुस्लिम वर्ग से कितने थे, 79। सिख से कितने थे भाई, 4। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछ सकता है भाई, 3 लोग ऐसे आपको दिखाई देंगे जिन्होंने संविधान सभा के सदस्य जो नहीं थे आपके बिल्कुल भी। कौन कौन थे, एक तो महात्मा गांधी जी। जब भी संविधान हमारा बन रहा था तो महात्मा गांधी का इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं था। आपको मैं बता दूं, बहुत सारे लोग महात्मा गांधी जी के ऊपर टिप्पणी कसते हैं, यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी का संविधान सभा बनाने में भी कोई रोल नहीं था। दूसरा, मोहम्मद अली जिन्ना, भाई कहीं भी ध्यान नहीं जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना पर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो। ऐसे प्रमुख राष्ट्र नेता थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तीसरा, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, जो संविधान सभा के सलाहकार थे, वो भी संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। इंपॉर्टेंट है भाई सारे क्वेश्चन। संविधान सभा में वाचन, कितने वाचन होते हैं संविधान सभा में, 3 वाचन। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन जो है आपका 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तीसरा वाचन कब था भाई, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। इसी तीसरे वाचन में जो है हमारा संविधान बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया था भाई। आगे चलते हैं भाई, अब कुछ समितियों की बात करते हैं जहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है भाई। समिति, पहली समिति है प्रारूप समिति या मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति। देखो ये समिति है भाई, लेकिन हमारे संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम था BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। प्रारूप समिति या मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति, इसका गठन कब हुआ था भाई, 29 अगस्त 1947। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है भाई, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। कितने मेंबर थे भाई, तो 7 मेंबर थे अध्यक्ष को मिलाकर, एक अध्यक्ष और 6 अन्य लोग। अध्यक्ष कौन थे भाई, भीमराव अंबेडकर जिसके अध्यक्ष थे। इसमें 6 सदस्य अन्य थे। तो कौन कौन थे 6 सदस्य, पहले थे N गोपाल स्वामी अयंगर, ज़्यादातर इसमें कृष्ण भगवान जी का नाम है, N गोपाल स्वामी अयंगर, ऐसे गोपाल कृष्ण जी को बोलते हैं। दूसरा है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये भी कृष्ण जी हैं। तीसरा है डॉक्टर KM मुंशी। चौथे हैं आपके BL मित्र, ठीक है। BL मित्र की तबीयत खराब हो गई थी तो इनके स्थान पर N माधव राव जी आए थे, माधव भी कृष्ण जी हैं। पांचवें है DP खेतान, DP खेतान की हो गई थी मृत्यु, इनके स्थान पे कौन आए थे, TT कृष्णमाचारी, देखो ये भी कृष्ण भगवान जी है। और छठे हैं आपके मोहम्मद सादुल्ला, देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, मोहम्मद सादुल्ला। तो 6 लोग हैं भाई। अगला है झंडा समिति, गठन कब हुआ था भाई, 23 जून 1947 को। कितने मेंबर थे भाई टोटल, अध्यक्ष को मिलाकर 6, अध्यक्ष को हटाकर कितने मेंबर थे, 5। इसके अध्यक्ष कौन थे झंडा समिति के, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बेशक
JB कृपलानी आपका लूसेंट में दिया गया है कि लूसेंट में झंडा समिति के अध्यक्ष हैं, जो कि भाई गलत है। आंसर है झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 5 अन्य सदस्य कौन कौन है भाई? पहले हैं सी राजगोपालाचार्य, दूसरे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, अभी क्वेश्चन पूछा गया था भाई एक पेपर में, डॉक्टर KM मुंशी, 5वां है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी जो ना झंडा समिति के सदस्य थे भाई। और आप बताओ मुझे, क्या JB कृपलानी आपको कहीं से कहीं तक समिति और अध्यक्ष में दिख रहे हैं? तो भाई नहीं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। अब समिति है और उनके भाई अध्यक्ष हैं, इनसे क्वेश्चन भाई पूछता है एग्जामिनर। समिति और उनके अध्यक्ष, जहां भी संघ शब्द दिखेगा, जैसे संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। अब राज्य की बात कर लें, राज्य समिति, यानी संघ और राज्य वाली जो समिति है, इनके उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू भाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस किस के अध्यक्ष भाई? झंडा समिति जो आप पढ़ रहे हो, रियासत समिति, देसी रियासत समिति, देसी रियासत समझौता समिति, संचालन समिति और नियम समिति। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 समितियों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो, ये देसी रियासत या रियासत समिति, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल आंसर टिक मत कर देना भाई, ये एग्जाम में ऐसे पूछता है क्वेश्चन। वल्लभ भाई पटेल किस किस से अध्यक्ष थे भाई? प्रांतीय समिति, लेकिन राज्य समिति के अध्यक्ष जो आपके जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन प्रांतीय समिति के वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकारों की समिति जो थी और अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि भाई मूल अधिकारों की जो अध्यक्ष थे, जो समिति थी, समिति के अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन मूल अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो HC मुखर्जी। देखो यहाँ पर शब्द है भाई उप समिति, ये भी उप समिति, लेकिन यहाँ पर शब्द समिति। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। कार्य संचालन समिति, जहाँ पर कार्य होता था, तो KM मुंशी थे। सर्वोच्च न्यायालय समिति S वरदाचारी थे। संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति GV मावलंकर थे। आवास समिति पट्टाभी सीतारामैया थे भाई। कुछ और समिति और देख लेते हैं भाई। प्रत्यय पत्र संबंध समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। देखो भाई, ये सारे प्रश्न पेपर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं भाई। ये जो आपको लग रहे हैं कि भाई अटपटे से क्वेश्चन नहीं आएंगे भाई, ये सारे प्रश्न घटना चक्र में देखोगे आप जाके दिए गए भाई कहीं ना कहीं। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असोम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदौली। ठीक है, पूर्वोत्तर के बारे में आएगा भाई, तो गोपीनाथ बारदौली लगा लेना। अगला है अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों, यानी इसमें असम को छोड़ दिया जाए तो इसका आंसर है AB ठक्कर साहब। ठीक है भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना भी रहती है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य क्या भाई संविधान सभा से? संविधान निर्माण में कितना समय लगा था भाई? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श हुआ था? तो 114 दिन भाई। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप कब तैयार किया? तो आंसर है अक्टूबर 1947 में। संविधान सभा पर कुल कितना व्यय हुआ? तो आंसर है लगभग 64 लाख। वैसे 63 लाख कुछ था, लेकिन लगभग 64 लाख मानते हैं। संविधान सभा के पारित होने के समय क्या क्या था इसमें? तो इसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां और 22 भाग। ठीक है, संविधान सभा कब लागू हुई थी? लागू हुई थी 26 जनवरी 1950 को। लागू होने पे क्या हुआ था? भारत का संविधान संक्षिप्त नाम, यानी संविधान का संक्षिप्त नाम जो आपको दिखेगा वो अनुच्छेद 393 में दिखेगा भाई। जो हमारे संविधान का नाम है वो आपको दिखेगा 393 अनुच्छेद में के तहत दिया गया है।
जो कि भारत का संविधान है। भारत के संविधान का नाम क्या है? भारत का संविधान, जो आपको कहाँ दिखाई देगा? अनुच्छेद 393 में। तो अनुच्छेद 394 में क्या है? इस संविधान के लागू होने के बारे में, ठीक है भाई, जो कि 26 जनवरी 1950 को हुआ था भाई। आगे, जब संविधान अंगीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को, और जब संविधान लागू हुआ था तब इसमें क्या क्या प्रावधान जोड़े गए थे? तो 26 नवंबर 1949 को इसमें 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे भाई, जो कि नागरिकता से लेके, राष्ट्रपति की शपथ से लेके, जो कि आपके निर्वाचन आयोग से लेके, ये सब जोड़े गए थे। तो आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394, ये आर्टिकलों की चर्चा हम आगे करेंगे भाई। और 26 जनवरी 1950 को बाकी इसके तहत बाद में अनुच्छेद जोड़े गए थे। 26 जनवरी 1950 को। एक क्वेश्चन अब आपके लिए होमवर्क है भाई। मणिपुरी भाषा जो है, जो कि 8वीं अनुसूची में है, इसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? आपको बताना है। 21वें संविधान संशोधन के तहत, 51वें, 71वें और 92वें। तो भाइयों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और भाई, आप किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो भी भाई आप कमेंट में बताओ। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।